जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टिंग के शेयर मार्केट के दूसरे चैप्टर में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग करते वक्त। ठीक है, तो जल्दी से शुरू शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में जो भी कंपनी या शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसे रिकमेंडेशन के तौर पर ना लें और अपनी सूझबूझ से इन्वेस्टिंग करें और अपना खुद का रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। देखो, आप लोग काम करते हो, कोई बैंक में काम करता है, कोई सरकारी काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ना कोई काम आप करते हो और काम करने का आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी कमाई, ये आपकी हुई कमाई। हम उस कमाई से आप महीने का खर्चा निकालते हो। ठीक है, घर के सारे खर्चे निकालते हो और जो भी खर्चा है घर का बाहर का जो भी आपका खर्चा हो वो आप निकालते हो और लास्ट में कुछ अमाउंट बचता है। लास्ट में कुछ अमाउंट बचता है जो आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करते हो। बैंक में सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, इसे कहते हैं सेविंग्स। जिस पर बैंक जिस पर बैंक आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट देता है। ठीक है, पर आप अमाउंट को जब चाहे उस अमाउंट को जब चाहे निकाल सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। ये तो हुई क्या, सेविंग्स। अब इन्वेस्टिंग क्या होता है कि ऐसा आप हर महीने अपने अकाउंट अपने जो पैसे कमाए हैं उसके अंदर से कुछ पैसे आप इन्वेस्ट कर देते हो। इन्वेस्ट कर देते हो। इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जो भी तरीका आपको पसंद है उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो। किस लिए? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। हाँ, इस पैसे को मैं आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद कब आएगा, उस सोच से आप इन्वेस्ट करते हो। मान लो अभी बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उसकी पढ़ाई के लिए काम आएगा, उसकी शादी कराने के लिए काम आएगा, घर लेने के लिए काम आएगा। तो इस सोच से आप पैसे बचाते हो, इन्वेस्ट करते हो। तो आप इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। सेविंग में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में रिस्क भी ज़्यादा है और फायदा भी ज़्यादा है। समझ रहे हो? बैंक में आप पैसे सेव करोगे तो उसके अंदर आपको जो पैसे का जो डिप्रिसिएशन है, पैसे का डिप्रिसिएशन क्या होता है बाद में आगे के वीडियोस में आपको समझाऊंगा। तो पैसे का डिप्रिसिएशन बैंक और नहीं देगा, आपकी जो पैसे हैं उसकी वैल्यू सेम रहेगी। उस पर आपको इंटरेस्ट 3% या 4% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग आप जो करोगे तो आपका जो पैसा है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में आप जब पैसे डालते हो उस पर जो उसका आपका जो लक्ष्य होगा, जो गोल होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, यानी कि आज से 10 15 20 साल बाद के बारे में आप सोच रहे हो। और जो सेविंग्स है वो आप कहीं पे भी कर सकते हो, बैंक में भी कर सकते हो,
आजकल तो छोटे बच्चे भी सेव करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे पिगी बैंक में पैसे सेव करते हैं। वो भी एक तरह का सेविंग्स ही है, उसको हम इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये देखो फर्क क्या है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को समझने के लिए। आप इन्फ्लेशन को देख सकते हो। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आप देखोगे आज जो गुड्स और सर्विसेज हमको मिल रहा है ना, आज से 5 या 10 साल बाद हमको इस प्राइस पे नहीं मिलेगा। उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा ना। एक जमाना हुआ करता था जब पेट्रोल 10 रुपए 20 रुपए में मिल जाता था। आजकल वो उतने में नहीं मिलता है। तो हर चीज की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो बढ़ती रहती है। तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। अब जो अब क्या होता है ना कि सेविंग्स जो है ना, सेविंग्स वो इन्फ्लेशन को मार नहीं सकता। सेविंग्स कभी भी इन्फ्लेशन को मार नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग्स से आपको कितने परसेंट मिलते हैं? बैंक वाले आपको कितने परसेंट इन्वेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट में कितने परसेंट देती है? 3%, 3.5%, 4%, 5%, ज्यादा से ज्यादा 7%, वो भी सीनियर सिटीजन को 7% या 8% देते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन को, जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो तो, है ना। तो और जो नॉर्मल इंसान है, जो जिसकी एज कम है, जो काम कर रहा है, तो उसको मिलेंगे 3% या 4% या 5%, उससे ऊपर नहीं सेविंग्स पे। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो इन्फ्लेशन को मार सकती है। इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को मार सकती है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क को रिस्क को कम करने का जो कम करने का या कंट्रोल करने का मेजरमेंट्स है, तरीका है। उन तरीकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को मार सकती है। इन्फ्लेशन को मार सकती है। और सेविंग्स जो है ना, वो आइडल कैश है। आइडल कैश यानी जो कैश में बढ़ोतरी नहीं होगी, जिसकी वैल्यू में बढ़ोतरी नहीं होगी। कैश ऐसे ही पड़ा है, कुछ काम का नहीं है ना। कैश जो है ना, वो आपके अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है, कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है पता है? इन्वेस्टमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट क्या है, पे आपके जो पैसे पड़े हैं ना, वो अपने आप ग्रो करेगी। समझ रहे हो? जो सेविंग्स में जो कैश पड़े हैं वो आइडल कैश है, यानी वो कैश में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट में जो आप पैसे डालते हो, उस पैसों में आपको बढ़ोतरी दिख रही है। बहुत सालों दिनों के बाद आपको बढ़ोतरी दिखेगी। ठीक है। तो ये फर्क है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में। सेविंग्स में जो पैसे हैं वो आइडल कैश है, और इन्वेस्टमेंट में जो पैसे डालते हो, वो पैसा ग्रो करेगा, वो पैसा ग्रो करेगा। ठीक है। और जो सेविंग्स से आप अपने जो छोटे छोटे गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी आजकल में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उससे आप निकाल निकाल सकते हो। लेकिन जो बड़े बड़े गोल्स हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अच्छा है। इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को टक्कर दे सकता है, सेविंग्स इन्फ्लेशन को टक्कर नहीं दे सकता। ठीक है, समझ गए? उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इन्वेस्टिंग और सेविंग्स में क्या फर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इंतजार का फल मीठा होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये जो टूल है, इसे आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वो कहावत वाकई में सही है। आप उसे महसूस करने लगोगे। तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये एक मैजिकल टूल है। कौन सा टूल है? मैजिकल टूल है। क्यों मैं उसे मैजिकल टूल कह रहा हूँ, बताते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये हर महीने अपने कमाई के आपने इन्वेस्ट कर दिए, और आपकी उम्र है 25 साल। आपकी उम्र 25 साल है। आप जो कमाते हो उसके अंदर से हर महीने 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो। आपको 10% रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है जी, ठीक है। तो आप जब तक 60 साल के हो जाएंगे, यानी 35 साल, आप आज 25 के हो, आज से 35 साल बाद आपकी उम्र हो जाएगी 60 साल। ठीक है जी, तो 60 साल जब होंगे आपकी उम्र, तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे। क्लियर? और अ, अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट 40 साल की उम्र में चालू किया होता, मान लो 25 की जगह पे आपने वो इन्वेस्टमेंट 40 की उम्र से स्टार्ट किया होता, तो जब तक आप 60 साल के होते, तब आपके पास सिर्फ 33 लाख रुपए होता। यानी फर्क समझ रहे हो? दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन नंबर वन, उसमें क्या है कि आपकी उम्र 25 साल है। ठीक है जी, आप जो कमाते हो उसके अंदर से 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो। आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपको 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सिचुएशन टू क्या है? आप इन्वेस्टिंग चालू करते हो, स्टार्ट करते हो 40 की उम्र से, और सेम 5,000 रुपये हर महीने डालते हो। आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी सिचुएशन नंबर वन में आपको 35 साल तक आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। सिचुएशन दो में क्या करते हो? आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो। यानी कि सिचुएशन नंबर वन में आप कुछ 15 साल ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, 15 साल अर्ली स्टार्ट करते हो, 15 साल पहले स्टार्ट करते हो। और सिचुएशन नंबर टू में आपको सिर्फ 20 साल इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, और वहाँ आप पैसे नहीं बना पाते हो इतना ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना लंबा आप इन्वेस्ट करोगे, उतना आपको फायदा होगा, उतना आपको लाभ होगा। तो इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल यह है कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग चालू कर दो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। इससे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो लाभ है आपको जरूर मिलेगा। होता क्या है
देखो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो आपको, आप जो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस पे तो आपको इंटरेस्ट मिल ही रहा है। उसके अलावा जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मजा अगर लेना हो, तो इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी हो सके कम उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। इससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा जरूर मिलेगा, पक्का। आइए चलिए देखते हैं हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, यानी किस कारण से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के कुल 3 कारण हो सकते हैं। 3 मेन कारण तो हैं। तो पहली तो है सेफ्टी, दूसरी है रिटर्न्स, और तीसरी है लिक्विडिटी। अब सेफ्टी, देखो, जो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर सेफ्टी होना जरूरी जरूरी है। ठीक है, पूरी तरह सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी है रिटर्न। रिटर्न यानी जो हम इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसे हम रिटर्न कहेंगे। ठीक है। और तीसरी लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है? देखो, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे को हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी लिक्विडिटी यानी वो प्रोसेस जो पैसे को जितनी जल्दी हम यूज़ कर सके उस अवस्था में लेके आना। मतलब देखो, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब पैसे जो हैं वो रियल एस्टेट में चले जाते हैं, शेयर मार्केट में चले जाते हैं, या फिर बॉन्ड्स में चले जाते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में चले जाते हैं। जब हम लिक्विडिटी यानी वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम जो शेयर मार्केट में पड़े हों या फिर बॉन्ड्स में पड़े हों, रियल एस्टेट में पड़े हों, या फिर म्यूचुअल फंड में पड़े हों, उस पैसे को वापस कैसे अपने जो बैंक अकाउंट में लाया जाए, उस प्रोसेस को लिक्विडिटी कहते हैं। अब आप शेयर खरीदते हो तो आपको पैसे जो शेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो शेयर में से वापस पैसे लाने के लिए शेयर को पहले बेचना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए 2 या 3 दिन तो लगते ही हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे रखते हो तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो हैं उसे बेचकर पैसे करने में 3 से 10 दिन तो लगते हैं। तो इस प्रोसेस को लिक्विडिटी कहते हैं, यानी कितनी जल्दी आप पैसे को वापस यूज कर सकते हो उस अवस्था में लेके आना। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आगे के वीडियोस में। तो ये 3 चीजें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। 3 अपना जो लक्ष्य होना चाहिए, पहला है सेफ्टी, दूसरा है रिटर्न्स, और तीसरा है लिक्विडिटी। एक बात समझिए, ये जो तीनों चीजें हैं वो एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। सेफ्टी, रिटर्न्स और लिक्विडिटी, ये तीनों चीज एक साथ मिलना जरा मुश्किल है। इनमें से कोई एक चीज को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं, रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं अगर आपको ज़रा सेफ्टी चाहिए तो। लेकिन आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है,
और लिक्विडिटी, अगर हाई लिक्विडिटी चाहिए तो भी रिस्क थोड़े, रिटर्न थोड़ी कम मिल, रिटर्न के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो ये आपको हाई लिक्विडिटी मिलेगा। तो तीनों चीज आपको एक साथ मिलना जरा मुश्किल है, मिलना जरा मुश्किल है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपको ज्यादा सूट करती है, सेफ्टी, रिटर्न या लिक्विडिटी। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप अपने तरीके से तय कर सकते हो कौन सी चीज आपको ज्यादा चाहिए, सेफ्टी ज्यादा चाहिए, रिटर्न ज्यादा चाहिए, लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ये आप तय कर सकते हो। ठीक है। हर इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपको कितने पैसे चाहिए और कौन कौन से आपके प्लान्स कितनी जल्दी पूरे हो सकते हैं। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स उसको आपको सोचना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपके एज पर डिपेंड करता है, आपके करियर के किस मुकाम पे हो इस बात पे भी डिपेंड करता है, फैमिली की साइज कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, और फैमिली में कितने मेंबर्स है उस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी। ठीक है। तो हर इंसान को अपने फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उस हिसाब से कर लेना चाहिए। कोई प्लानिंग बहुत दूर की होगी, कोई प्लानिंग बहुत नज़दीक की होगी। तो इस जो प्लानिंग के हिसाब जो हिसाब से आपकी प्लानिंग है उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काम किए बिना भी आप बिना सब प्लानिंग अचीव कर लोगे, नहीं। जो प्लान किया है उस प्लान पे आपको चलना भी पड़ेगा, और जो भी रिस्क है उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। जो प्लान आप किए हो उस पे आपको समय, कुछ फाइनेंशियल गोल्स जो है वो अचानक आ जाते हैं सामने। कोई कोई जो एकदम अचानक से आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उस काम के लिए आपको प्रोविजंस करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसे प्लानिंग, ऐसे स्टेप्स है जिससे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपको जब भी मौका मिले तो अच्छे एक फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस कर लेना चाहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं और लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है, जिसे हम असेट क्लास कहेंगे। आप आपको इन्वेस्टर के तौर पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जो है कौन से एसेट क्लास पे डिपेंडेंट करोगे, हाई रिस्क पे या लो रिस्क पे। ये अपने अपने जो सर्कमस्टांसेस है या अपनी अवस्था है उस पे डिपेंड करता है। हर एक इंसान का एक तरीका नहीं होता, अलग अलग तरीके होते हैं। तो आप कौन सा तरीका अपना अपना पसंद करोगे ये आप पे निर्भर करता है। आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए, पर्सनल। ठीक है। और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये चार्ट आपको एक अच्छा एक ओवरव्यू देगा कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखिए, और उसमें रिटर्न, लिक्विडिटी और सेफ्टी कितनी है आप इस पर देख के रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। इस पर अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब
देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप अपना ये वीडियो पोस्ट कीजिए और ये जो चार्ट है उसे रिव्यू कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने जो पिछला स्लाइड है वो पॉज करके स्टडी किया होगा। अब देखो उस स्लाइड में मैंने एक एसेट अलोक एसेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और उसमें जो कितने रिस्क है और कितने रिस्क नहीं है वो आपको दिखाया था। अब ना जो पहला ऑप्शन है एसेट एलोकेशन, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। तो बैंक्स के ऑप्शंस है, इक्विटी इसके ऑप्शंस है, शेयर्स के ऑप्शंस है, बॉन्ड्स के ऑप्शंस है ना। तो उनमें से जो भी आपको ठीक लगे, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनमें से जो भी आपको ठीक लगे उसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर सेलेक्ट करोगे या चुनोगे। तो उस प्रक्रिया को आप एसेट एलोकेशन कहते हैं। एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन में क्या होता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ठीक लगे उसे आप चूज कर सकते हो। आप एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो या आप एक से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है पूरी तरह। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन उसका जो रिस्क फैक्टर है उस चेक करके चूज कर सकते हो। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इन्वेस्टर एज एंड एसेट एलोकेशन। अब देखो जब आप एसेट एलोकेशन करते हो यानी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हो तो आपका जो एज है ना, आपकी उम्र, वो बहुत मैटर करती है। वो बहुत मैटर करती है। देखो एसेट एलोकेशन के कोई परफेक्ट रूल्स तो बने नहीं है। कोई परफेक्ट रूल्स नहीं बना है। ये तो आपकी ज़रूरत और आपके पास कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए उसके ऊपर आधारित होता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई परफेक्ट रूल बना नहीं है। अब परफेक्ट अलग एसेट एलोकेशन ये नहीं कि आपको रिच बना दिया, माला माल बना दे, लेकिन आपके प्रोफाइल को क्या सूट करता है, आपके प्रोफाइल में क्या फिट होता है, उस हिसाब से एसेट एलोकेशन करनी चाहिए। और एसेट एलोकेशन करते वक्त जो इन्वेस्टर है उसका एज एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन एज सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। आपकी उम्र अगर कम है तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, यानी ज़्यादा रिस्क वाले जो असेट्स है उसे चूज कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र अगर रिटायरमेंट के आसपास है तो आप ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम एज कैसे एसेट एलोकेशन को इफेक्ट करता है और हम देखते हैं। ठीक है, जो कम उम्र के इन्वेस्टर्स हैं उनको एसेट एलोकेशन के वक्त स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है तो रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन छोटी उम्र होने के कारण वो रिस्क को बेयर कर सकता है। तो अगर आपकी उम्र छोटी है तो आपको स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और स्टॉक्स को ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन को चूज करना चाहिए एसेट एलोकेशन करते वक्त। आपकी उम्र अगर ज़्यादा है और आप रिटायरमेंट
रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं या होने वाले हैं, तो आपको स्टॉक के बजाय बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, जिससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे उसकी तरह देखिए, सामान्य तौर पर कितना जो बॉन्ड और इक्विटी होना चाहिए, 40:60, 40/60 ये होना चाहिए, ऐसे लोग सामान्य लोग बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपकी जो एज है, उस हिसाब से आप एक आपकी जो एज और इनकम, ये सब मिलाकर आप खुद फैसला लीजिए कि आप कितने रिस्क ले सकते हो और कितने रिस्क नहीं ले सकते। इससे अच्छा पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए और अपने लिए अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बनाइए। कभी कभी क्या होता है ना, कि देखिए ये एज जो है, उम्र जो है, वो एक नंबर है। ठीक है, आप कितना रिस्क टॉलरेंस कर सकते हो, कितना रिस्क सहन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो 40 साल, जो 40 साल से कम होते हैं, लेकिन रिस्क टॉलरेंस नहीं कर सकते। अगर मार्केट 5% गिरता है, मार्केट 5% गिरता है, तो उनकी बीपी हाई हो जाती है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो जो रिस्क आपको सूट करता है, जो रिस्क आप सहन कर सकते हो, उस हिसाब से आपने पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आप एक अपना एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए और आपका जो रिस्क फैक्टर है, उस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, कैसा एसेट एलोकेशन होना चाहिए। देखिए, जब इंसान 18 साल का हो जाता है, तब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है इंडिया में। उसको वोट डालने के और कई अधिकार मिल जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जैसे ही आप 18 साल के हो, तो अपना इन्वेस्टिंग भी चालू कर दे। जैसे ही आप 18 साल के हो, वैसे ही आप इन्वेस्टिंग चालू कर दे। और 18 से 35 साल, 18 से 35 साल, ये जो उम्र, जो 16-17 साल है, उस 16-17 साल में आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जो इक्विटी पर आधारित हो, जिस पर रिस्क ज़्यादा हो। क्योंकि रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि आपकी उम्र छोटी है, आपकी करियर अभी शुरुआत होने वाली है, तो आपके पास पैसे तो ज़्यादा नहीं है। आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। तो 90% to 100% आपका जो एसेट एलोकेशन है, वो स्टॉक ओरिएंटेड या इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो, या इंडेक्स म्यूचुअल फंड सब अवेलेबल है। इस, इस पे आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है, ग्रोथ ज़्यादा देगी। और म्यूचुअल फंड, कोई भी आप म्यूचुअल फंड ले लो, इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी और रिस्क इसमें ज़्यादा है, पर उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, ये मैं आगे के वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो 18 से 35 साल की उम्र में आपको रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए और आपको इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप है 36 से लेकर 50।
जो एज ग्रुप है उसके अंदर का जो एज ग्रुप, अब इस एज ग्रुप में आपके पास अच्छा एक जॉब होगा, आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो इस एज ग्रुप में अगर आप हो तो आपका आपका जो असेट एलोकेशन है वो 75% जो है इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए, 25% बॉन्ड। बॉन्ड में आपको एक क्या बोलते हैं, एक स्टेबल इनकम आपको मिलता रहेगा, और आप एक स्टेबल इनकम आपको मिलता रहेगा, और आप 75% इक्विटी पे आप डाल सकते हो। इसमें थोड़ा रिस्क भी है लेकिन आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। इस एज ग्रुप में आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। रिटायरमेंट के बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एसेट एलोकेशन आपका होना चाहिए 75% इक्विटी और 25% बॉन्ड, इस एज ग्रुप में। ठीक है। 51 से 65 साल के जो उम्र ग्रुप है उसमें देखते हैं क्या होता है। अब देखो, ये जो ग्रुप है ना, 51 से 65, इस उम्र में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हो, रिटायरमेंट के बारे में सोचते हो। लेकिन सोचना अलग बात है और रिटायर होना अलग बात है। तो अभी आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट के बारे में सोचकर इन्वेस्टमेंट निकाल लेना सही बात नहीं है। ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, लेकिन धीरे धीरे निकालने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन पूरी तरह जो रिस्क फैक्टर है वो खत्म कर देना ठीक नहीं होगा। आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो इस उम्र में भी, ताकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर ग्रोथ है। तो आप अपना एसेट एलोकेशन 25% रिस्क और 75% जो बॉन्ड से उस पर देना चाहिए, यानी 25% इक्विटी पे और 75% बॉन्ड पर। यानी बॉन्ड से आपको 75% इनकम होती रहेगी, और 25% पे आप रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिटायरमेंट के बारे में सोचिए, लेकिन सोच विड्रॉ मत कीजिए, लेकिन रिस्क कम कर दीजिए। जहाँ पर आप पहले जितना रिस्क लेते थे उतना रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ 25% जो आपका एसेट एलोकेशन है वो इक्विटी शेयर्स पे होना चाहिए, और बाकी का जो 75% जो है उस पे आप बॉन्ड पर लगा सकते हो, सेफ बेट। ठीक है। तो ये तो रहा आपका 51 से लेकर 65 उम्र के बीच का जो समय, उस समय करने का एक एसेट एलोकेशन आप कर सकते हो। ठीक है। अब आता है लास्ट 66 से लेकर और उसके ऊपर की उम्र के ग्रुप। इस उम्र के ग्रुप में, इस उम्र में आप रिटायर हो जाते हो, इस उम्र में आप रिटायर हो जाते हो। तो इस उम्र में आपको रिस्क बिल्कुल लेना नहीं है, रिस्क बिल्कुल लेना नहीं है। आपका जो एसेट एलोकेशन होगा वो बिल्कुल 90 से 100% जो है वो बॉन्ड पे ही होना चाहिए। इक्विटी से आपको दूर रहना है, इक्विटी से आपको दूर रहना है। और आप धीरे धीरे जब भी जरूरत आए तो पैसे इसके अंदर से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस उम्र में आपको रिस्क बिल्कुल लेना नहीं है, रिस्क बिल्कुल लेना नहीं है। पूरा 90 से 100% जो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो पूरी तरह बॉन्ड के ऊपर ही होना चाहिए, यानी सेफ बेट। आप सेविंग्स पे लगाओ, बॉन्ड पे लगाओ, कहीं पे लगाओ, पर रिस्क लेना नहीं है।
रिस्क बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। इक्विटी से दूर रहना है। इक्विटी से दूर रहना है। दूर रहना है मतलब पूरी तरह आप दूर रहना नहीं चाहते तो 10% 5% लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो कम से कम 90% या 100% भी चाहे तो आप बॉन्ड पर ही आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एसेट एलोकेशन। और इक्विटी से हो सके तो इतना दूर रहिए। अगर नहीं रह सकते तो आपका 5% या 10%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप स्टडी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि आप जब एसेट एलोकेशन करते हो तो किस चीज को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, उस पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स, लिक्विडिटी, सेफ्टी, टैक्स सेविंग्स। ये जो 4 पैरामीटर है, ये एक एसेट एलोकेशन के वक्त ध्यान में रखना होता है। रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, लिक्विडिटी कितनी है, सेफ्टी कितनी है, टैक्स सेविंग्स कितनी है, ये सब इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो आप जब एसेट एलोकेशन करते हो तो ऊपर देखिए, आप एक व्यक्ति के तौर पर या तो स्टूडेंट्स हो सकते हो, या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हो सकते हो, सैलरी लेते वाले, या सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हो, प्रोफेशनल्स हो सकते हो, ट्रेडर्स हो सकते हो, हाउस वाइफ्स हो सकते हो, या फिर रिटायर्ड पर्सन भी हो सकते हो। तो किस व्यक्ति को कौन से जो पैरामीटर्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। देखिए, वी आई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, आई मतलब इम्पोर्टेंट, और एल टी एल आई मतलब लेस इम्पोर्टेंट। मैं एक स्टूडेंट्स का आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स का जो होना चाहिए, उसमें रिटर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लिक्विडिटी लेस इम्पोर्टेंट चलेगा, सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट, और टैक्स सेविंग लेस इम्पोर्टेंट। उसी तरह रिटायर्ड पर्सन की बात करें तो रिटर्न्स जो है इम्पोर्टेंट है, लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स सेविंग लेस इम्पोर्टेंट। तो इसी तरह पूरा चार्ट को आप स्टडी कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके। और आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो, स्टूडेंट्स हो या रिटायर्ड पर्सन हो, हाउस वाइफ्स हो, जिस कैटेगरी में आप हो उस कैटेगरी के हिसाब से आप उस पैरामीटर को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हो। ठीक है जी। इस चार्ट पर अगर कोई आपका सवाल हो तो आप वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। जय हिंद।